नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में पलामू के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि के लिए लगाए गए तोरण द्वार के कारण बुधवार को विवाद हो गया और दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पत्थर चलाए। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पथराव में कई लोग घायल भी हो गए। इसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं और आम जनमानस भी शामिल हैं। पांकी बाजार पूरी तरह बंद है। अब सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं और एक पक्ष के लोगों का कहना है कि तोरण द्वार लगाने के बाद दूसरे पक्ष ने उसे तोड़कर फेंक दिया। इसका विरोध किया गया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और जवाब में भी पत्थर मिले। इस रिपोर्ट को देखिए। पलामू की पांकी में भड़का विवाद। तोरण द्वार पर दो समुदायों में हिंसा। हिंसा में घर, मकान और दुकान फूके गए। दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। धारा 144 हुई लागू, इंटरनेट सेवा की गई बंद। झारखंड के पलामू में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पलामू जिले की पांकी प्रखंड में महाशिवरात्रि पर बने तोरण द्वार को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बात यही थमी नहीं, बताया तो यह भी जा रहा है कि इस दौरान पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया और इलाके में पेट्रोल बम दागे गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। इसके साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके में 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पलामू उपायुक्त दौड़े समेत क्षेत्रीय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता, पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह बिट्टू सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मामले को शांत कराने को लेकर मौके पर पहुंचे। उसकी सबसे पहले तो हम घोर निंदा करते हैं कि इसको कुछ षड्यंत्रकारी लोग, कुछ जो तैयारी करके इस पांकी को अशांत करने का काम किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और वैसे लोगों को जो चिन्हित हैं, जानबूझ करके इसको बदनाम करने के लिए पांकी को इस प्रकार से काम किया है कि ये पांकी अशांत हो जाए, वैसे लोगों को अविलंब इसको कार्रवाई करने के लिए मांग प्रशासन करता हूँ। आप यहाँ से आगे बढ़ें, ये चौक से आगे, और चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों ईंटा और पत्थर सब पड़ा हुआ है। ये नीचे में ये पत्थर आया कहाँ से? अब ये मस्जिद से के ऊपर ऐसा पत्थर आया कैसे, और कैसे ईंटा आया वहाँ पर? और जब ऐसे ये जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल ऐसा ये कुछ लोग अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पांकी प्रखंड टाउन में मस्जिद के सामने शिवरात्रि का तोरण एक बनाने के चलते हुए दोनों का समुदाय के बीच में तनाव चालू हो गया। सुबह हम लोग को सूचना देते फोर्स और मजिस्ट्रेट सब लोग हम लोग पहुँच गए और अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को तरफ का कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। और अभी 144 पूरा प्रखंड और परिसर में, पूरा टाउन में हम लोग लागू किया है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि किस तरफ का अफवाह को विश्वास ना करें और सभी लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में किसी तरफ का अफवाह को नहीं चलाना है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने बताया, संघर्ष तोरण द्वार में हुई तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ, जो कालांतर में वाकयुद्ध में तब्दील हो गया। फिर लाठी और पत्थर से संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि तोरण द्वार शिवरात्रि पूजा को ध्यान में रखते हुए एक समुदाय विशेष के श्रद्धालुओं द्वारा लगाया गया था। यह पांकी के बाजार में था, जिसमें तोड़फोड़ हुई। आपको विदित होगा कि यह विवाद शिवरात्रि के
अवसर पे गेट लगाने को लेके हुआ, जिसके कारण दोनों की तरफ से दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ हमारे पुलिस पदाधिकारी भी सक्रिय हुए हैं कंट्रोल करने में। हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए, डीसीएसपी खुद स्वयं उस क्राउड को डिस्पर्स किए हैं अपने सहयोगी डीएसपी एएसपी के साथ। मिनिमम कैजुअल या मिनिमम इंजन। घटना के बाद पांकी बाजार क्षेत्र की सारी दुकानें बंद हैं। बाजार क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, लेकिन पुलिस बल ने स्थिति पर नियंत्रण बना चुकी है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ ही साथ इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह की स्थिति झारखंड के पलामू में बनी है, और पलामू के पांकी में ये जो स्थिति बनी हुई है, वहां पर अभी भी सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद है, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन दुकानें, बाजार अभी भी बंद हैं। स्थिति आखिर ऐसे पैदा क्यों हुई, क्यों ऐसी झड़प हुई, और प्रशासनिक अमला आखिर सोता रहा या फिर कहां रहा? क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है तारण द्वार का, जिसका जिक्र किया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवान शिव शंकर के भक्ति को लेकर के जिस तरीके से इस द्वार का निर्माण कराया जा रहा था, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस द्वार को तोड़ा क्यों? और फिर बड़ा सवाल है, तोड़ने के बाद पत्थरबाजी कैसे हो गई और पत्थर आए कहां से? अपने आप में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह सोची समझी साजिश थी? जिस तरीके की आज स्थिति पलामू में बनी हुई है, कई बड़े सवाल हैं और उन सवालों को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से तोरण द्वार पर जो बवाल बना हुआ है, वो आखिर स्थिति क्या है और क्यों इतना बड़ा बवाल हुआ है? क्योंकि झारखंड में जिस तरह से, ये दरअसल पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की आग भड़की, इस तरीके की हिंसा हुई है। इसके पहले भी तमाम सारे मामले सामने आ चुके हैं, हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, और वही स्थिति एक बार फिर से आकर के खड़ी हुई है। इस बार पलामू में जो स्थिति पैदा हुई है वो विचित्र स्थिति है, और जिस तरह से महाशिवरात्रि को लेकर के भोले के भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आखिर दिक्कत क्यों हो रही है इन तैयारियों से? कई अहम सवाल हैं और बड़े सवाल हैं, उन्हें समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी इंदुकान दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान दीक्षित जी। कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इंदुकान दीक्षित जी, जो स्थिति बनी है पांकी में, जो नजारा अब देखने को मिल रहा है, आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई? भाई भोले के भक्त हैं, शिवरात्रि को लेकर के वो तैयारियां कर रहे हैं, द्वार बना रहे हैं, और उसको लेकर के आपत्ति क्यों हुई किसी दूसरे समुदाय को लेकर की तरफ से, और क्यों पत्थरबाजी की गई? क्या वजह रही होगी? आप क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किस तरीके से समझ रहे हैं? नमस्कार योगेश जी। जी नमस्कार। आपके अन्य साथियों को भी नमस्कार। मूल रूप से ये समस्या राज्य के कई क्षेत्रों में जहां जहां भी हिंदू समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी आवास है, उनकी रिहाइश है, वहां पे ये बार बार देखने को मिल रहा है। ये बहुत दुखद है कि जहाँ पे सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे थे, वहां पे पिछले कुछ दिनों से आपने योगेश देखा होगा, न सिर्फ झारखंड में, पूरे देश में, राजस्थान में भी आपने देखा किस तरह से रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश की गई, उस पर पत्थर बरसाए गए। आपको ध्यान होगा दिल्ली में किस तरह से जब यहाँ पे विजिट पे आए थे ट्रंप, उनका दौरा चल रहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट का, किस तरह से दंगे हुए, और बाद में जांच में सामने आया कि साजिश करके मस्जिदों के ऊपर, आसपास के भवनों के ऊपर कितने बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम और पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। उसी ढंग की तस्वीर
झारखंड में कई स्थानों पर देखने को मिल रही है। और खास तौर से ये हेमंत सोरेन सरकार को सावधान होने की आवश्यकता है कि जब आप कभी तुष्टीकरण की राजनीति की ओर अग्रसर होते हैं तो इस तरह की प्रवृत्तियां योगेश जी पूरे देश में, समाज में अधिक बढ़ जाती हैं। इसके उदाहरण देखिए, 2-3 मैं उदाहरण दूंगा। पिछले वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में सरस्वती पूजन के दौरान जब दंगा हुआ हजारीबाग में तो रूपेश पांडे की हत्या की दंगाइयों ने, और उस मामले में सरकार सख्त नहीं हुई। उन्होंने खुश करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ग को उनकी तरफ से एफआईआर रजिस्टर किया रूपेश पांडे के परिवार और उनके मित्रों के खिलाफ, और जो मर्डर हुआ था उस मामले में भी एफआईआर रजिस्टर किया। लेकिन जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिनकी इतनी हिमाकत थी कि सरस्वती पूजा पे उन्होंने पेट्रोल बम, चाकू बम और इन चीजों से हमला किया और मर्डर कर दिया एक 16-17 साल के लड़के की, और उसके रिपोर्ट्स देखने की छूट राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष तक को भी ठीक से नहीं दी गई। उन्होंने स्वयं इस बात का जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में। फिर इस तरह की घटनाएं आप देखें कि लोहरदगा में दंगे हुए, फसाद हुए। सबसे बड़ी बात है राज्य की राजधानी रांची में जो सबसे दुखद पहलू है, वहां पे जिस तरह से सरेआम दंगाइयों ने दिन में दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों पे पत्थर चलाए, उन पे हथियार चलाए, उन पे फायरिंग किया पुलिस वालों पर, और उनकी तस्वीरें सामने वीडियो फुटेज में थी, उनको भी सारे लोगों को गिरफ्तार तुष्टीकरण के चलते नहीं किया गया। बिल्कुल। इसका संदेश समाज में ये जाता है कि हियर इज अ गवर्नमेंट जो आप पे, अगर एक पर्टिकुलर धर्म के, एक पर्टिकुलर वर्ग के हैं तो कानून व्यवस्था कायम करने के लिए आप गलत भी होंगे तो सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये संदेश जाने पर इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, जो कि आप देखिए इसके जस्ट प्रीवियस गवर्नमेंट में जब रघुवर दास की सरकार थी तो इस ढंग के दंगे फसाद बहुत मिनिमाइज हो गए थे, नक्सलवाद की घटनाएं भी कम हुई। ठीक, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि ये सरकार नक्सलवाद पे तो सख्त है और वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कार्रवाई कर रही है, तो उसका परिणाम है कि आज सीआरपीएफ और राज्य की फोर्सेस ने मिलकर बूढ़ा पहाड़ जैसे क्षेत्र को भी नक्सलियों से मुक्त कराया है। बिल्कुल। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में एक अंतिम बात कहूंगा, कल राज्यपाल जो रमेश बैस उनकी विदाई थी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं भी वहां पे मौजूद था, मेरे सवाल पर उन्होंने बात कही कि हमें 2 चीजों में, मैंने पूछा था आपको खुशी और दुख मुख्य क्या हुआ 1.5 साल में, उन्होंने कहा खुशी और अच्छा ये लगा इस राज्य के सभी लोग सीधे सरल और बहुत अच्छे हैं, लेकिन मलाल और दुख इस बात का रहा कि इस राज्य में हमारी सलाह के बाद भी हेमंत सरकार और उनके अधिकारी कानून व्यवस्था का शासन नहीं स्थापित कर पाए। इसका मलाल हमें हमेशा रहेगा। और इसका उदाहरण मैं बता दूं कि उन्होंने रांची के दंगों के बाद कहा था पुलिस अधिकारियों को बुलाकर कि जो दंगाई दिखाई दे रहे हैं वीडियो फुटेज में उनकी तस्वीर लगाओ पब्लिक में, और क्योंकि पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, शायद उसे ढूंढने नहीं दिया जा रहा था, तो उनका इशारा था आप ढूंढ करके पब्लिक बताएगी, और जब उदाहरण तस्वीरें लगेगी तो पकड़ के उन्हें सलाखों के पीछे भेजो। लेकिन सरकार ने शाम होते होते वो तस्वीरें जो राज्यपाल के निर्देश पे लगाई थी पुलिस ने, उनको उतरवा लिया, और जो उस समय के डीसी और एसएसपी थे उनको दंडित करते हुए कुछ दिनों के भीतर दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक सलाह दी गई थी। मुझे लगता है ऐसी तस्वीरें यूपी में की जाती हैं भाई, होर्डिंग लगवा दी जाती हैं अगर ऐसा कोई मामला होता है, और उनकी पहचान भी की जाती है। हमारे साथ इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। ओपी सागर जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ओपी सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आपके पास आए, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी का एक कमेंट ले लेते हैं। प्रदीप जी, ये जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहां पर आप चूक मानते हैं सरकार की इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार की चूक नहीं है ये। हाँ। सरकार ने अनदेखी किया है इस तरह की घटनाओं का, और बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ढील दी गई है। अब मैं आपको 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ पलामू क्षेत्र में। पलामू में आज से 3-4 महीने पहले कुछ दलित समाज के लोगों के घर उजाड़ दिए गए रातों रात। मुसलमान समाज के लोगों ने किया, उनको बेदखल कर दिया उनके घरों से, उनको भगा दिया। जब उन्होंने गुहार लगाई प्रशासन से, जाहिर तौर पर सरकार के संरक्षण के कारण प्रशासन वो कार्रवाई नहीं कर सका जो उनको न्याय दिला सके। आज भी वो लोग अपने घरों से बेघर है, इस आस में है कि न्याय सरकार दिलाएगी। अब पलामू में ये जो अभी मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, पलामू से ही उन्होंने शुरुआत की थी। वहां जाकर उन्होंने कहा पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कि अब गाय तस्करी का मामला
पुलिस देखेगी नहीं, जांच नहीं करना है आपको। तो वो स्पष्ट संदेश दे रहे थे एक वर्ग को कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके जो जी में आए कीजिए। तो कल की घटना हो गई, उनकी इतनी हिमाकत कि हमारे एक बड़े पर्व शिवरात्रि के दिन कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया जा रहा था, टेम्पोररी स्ट्रक्चर था, 2-3 दिन रहते उसके बाद हट जाते वो, लेकिन वो भी उनको स्वीकार नहीं है। और जिस तरह की कार्रवाई की गई, अभी दीक्षित जी ने भी कहा कि पत्थर और हथियार जुटाकर रखे गए थे वहां मस्जिद में, ये तो एक दिन में हुआ नहीं होगा, इनकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। साथ साथ सरकार की जब इस तरह के सहयोग मिले तो ऐसे लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। और राज्य में एक नहीं, कई घटनाएं हैं इस तरह की। इंदुकांत दीक्षित ने भी कई घटनाओं का जिक्र किया। अब मैं समझता हूँ कि आप गिनाना शुरू करेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी। और चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इन बातों पर नहीं जाता। जितना ही कहना चाहूंगा कि कल नए डीजीपी ने शपथ ग्रहण भी किया। अब नए डीजीपी के सामने एक चुनौती है कि उनका स्वागत किस तरह से लोगों ने किया, इस चीज को वो देखें और किस तरह से कानून व्यवस्था को राज्य में बहाल किया जा सकता है। वो जो उपद्रवी दंगाई है, क्योंकि मैं सीधा उस समाज के लोगों का नाम लेता हूँ कि वो कोई विशेष समुदाय नहीं है, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है उनको, वो मुसलमान समाज के लोग हैं। बार बार उनकी आदतन ये एक हैबिट बन गई है उनकी, हिंदुओं के पर्व त्योहार को बाधित करो, और कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं बार बार कि हम आपको स्वीकार नहीं करते। ठीक बात, कोई भी समुदाय हो, अगर कोई भी दंगा कर रहा है, फसाद कर रहा है, तो उस पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती है नए डीजीपी साहब के सामने। ओपी सागर जी, ये पूरी घटना जो घटी, इसमें प्रशासनिक फेल्योर कहां पर आप देख रहे हैं? क्योंकि तमाम सारी एजेंसियां होती हैं, लाइव होती हैं, सब कुछ होने के बावजूद इस तरीके की घटना घटी, और जिस तरह से पत्थरबाजी वहां पर हुई, और ये कहा गया कि भाई मस्जिद से पत्थरबाजी पहले शुरू हुई, तो जाहिर तौर पर है मस्जिद में अचानक से इतने पत्थर तो आ नहीं गए होंगे, पहले से तैयारी रही होगी। मतलब जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन सब में वाकई चूक हो जाती है। सबसे पहले इंटेलिजेंस की चूक। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एलआईयू या वहाँ का स्पेशल विंग नहीं होना चाहिए, बल्कि जो थाना है, चौकी है, वहाँ का एक आदमी जो है वो इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। इसको भी वो लोग नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हम डंडा चलाने के लिए है, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए है, ऐसा नहीं है। उनको भी कहते हैं क्योंकि उनको क्षेत्र में ज्यादा पैठ होती है, काफी अंदर तक घुसपैठ होती है, बहुत सारे लोग को जानते हैं, अच्छे बुरे सभी लोगों को जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बात पे बहुत जोर सभी को, सीनियर ऑफिसर्स को भी देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उनसे हम इंटेलिजेंस सिलेक्शन का काम कराएं और फिर साथ के साथ एलआईयू से भी कराएं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसका काम भी यही होता है, घूम करके सारे कपड़ों में इंटेलिजेंस कलेक्शन करते। तो जब इंटेलिजेंस कलेक्शन में आप जो है सब चीज पा जाएंगे ढंग से, तो आप समझिए कि पहले से ही प्रभावी कार्रवाई आसानी से हो सकती है। जो प्रिवेंटिव एक्शन है, ये प्रिवेंटिव एक्शन सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है, और उसके अलावा आईपीसी में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिन पर भी उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीजें नहीं हुई, और वो जो है अगर हो जाता तो शायद, लेकिन यहाँ देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदीप जी ने बताया, दुकान जी ने भी बताया, जब हम तो इंस्टिगेटर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि लोगों अपने ऐसे संदेश देते हैं, बड़े लोग हैं और उनके संदेशों को लोग ध्यान से सुनते हैं और उन पे कहते हैं क्रियान्वयन करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी वाणी पे बहुत ही नियंत्रण रखने की जरूरत है। और अगर इस प्रकार से जो है वो अपने निकाल देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जगह एक सवाल यहाँ पर और अहम बनता है ओपी सागर जी, क्योंकि आप विभाग में रहे हैं, आप उनकी कमियों को और उनकी खामियों को और उनकी अच्छाइयों को बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को किस तरफ से अब ये ठोस और कदम उठाना चाहिए। जो प्रशासनिक अमला है, जिनमें जंग लग गई है, जो फील्ड पर निकलने का काम नहीं करते हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, क्या किया जाए सरकार की तरफ से कि ताकि इनमें जो जंग लगा है वो जंग छूट सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे झारखंड की घटना में अधिकारियों का क्या ऐसा दोष है? अधिकारियों को आपने कहते हैं वो तो स्केप गोल्ड बना दिया, उनको जो है बलि का बकरा वो तो नहीं होता है, फ्री हैंड दिया जाए
बहुत से स्टेट्स में दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पुलिस वहां पे अच्छी काम करे। और इम्पार्शियलिटी के लिए उनको इतना ट्रेंड किया जाए, बार बार कहा जाए कि आपको चाहे कोई भी हो, आपको मुख्यमंत्री भी कह रहा हो और महामहिम राज्यपाल ही कह रहे हो, लेकिन वो जो है आपको काम करना है कानून के हिसाब से, आपको बिल्कुल निष्पक्षता दिखानी है, निष्पक्ष होके काम करना है और कभी कोई भेदभाव ना हो। जहाँ ये बात शुरू हो जाएगी ना तो अपने आप ही पूरा इलाका कंट्रोल हो जाता है। दूसरी एक और चीज देखिए, अंग्रेजों के जमाने में था एक सामूहिक दंड और सामूहिक फाइन, है ना, जो आर्थिक दंड दिया जाता था। यहाँ तो यूपी में तो गैंगस्टर एक्ट है, उसमें कुर्की होने का वो भी है, बुलडोज किए जा रहे हैं मकान, तो जिन लोगों के गलत बने हुए हैं और कानूनी प्राविधान है, जो कानूनी प्राविधान है उसके तहत मैं समझता हूँ कि अगर सारे पूरे भारतवर्ष में सब सारी राज्य सरकारें, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है, तो वो अगर इस बात को प्रण कर लें, चलो प्रत्यक्ष होके अगर वो कर लें कि हम इस तरीके से करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज भी भारतवर्ष में अगर जो है जो सामूहिक रूप से आर्थिक दंड दिया जाए, जिस इलाके में हो जाए उस इलाके के सब लोगों को फाइन कर दिया जाए। जनरल फाइन ये था पहले, और आज भी जो है वो प्रासंगिक है, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है, उसको किया जाए। ये आर्थिक चोट जब लगती है तो लोगों को समझ में आता है। इसके अलावा जितने लोग हैं खुद उसमें एक्शन नहीं ले, देखिए सीसीटीवी कवरेज आजकल बहुत आसानी से हो गया है, उससे फुटेज निकाल लें, उससे अब ये क्या अगर इश्तेहार भी बना दिए उसके बाद इश्तेहार हटा दिए जाते हैं तो ये मंशा तो ठीक नहीं है। देखिए मैं भी 38 साल पुलिस की नौकरी में हमने देखा है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है कभी भी इस तरीके के बहकावे में आते नहीं है, तो पता नहीं अगर ठीक बात आप कह रहे हैं। ठीक है ओपी जी, इस बीच हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका इंडिया वॉइस पर। तिवारी जी, इतनी बड़ी घटना घट गई, सरकार और आप लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रहा है, बताइए प्लानिंग नहीं कहा जाए इसे तो क्या कहा जाए? सरकार को भनक तक नहीं, प्रशासन को भनक तक नहीं। देखिए मैंने एक बार और ये बात कही थी कि जब कोई घटना घट जाएगी तो क्योंकि ये छोटी मोटी घटना है और हल्ला हो, हल्ला जिसको मचाना है वो का देना है, बड़ी बड़ी जैसे सीमाओं पर गृह मंत्रालय में और महत्वपूर्ण संस्था में छोटी मोटी घटना है, वहाँ पर छोटी मोटी घटना आप देख रहे हैं खड़ी रहती है, पता बताती है। लेकिन पांडे सर हर जगह खुफिया लगाई जाए और कब कहाँ कौन घटना घट जाए इसका पाना बड़ा कठिन है। अब देखिए मैंने ग्राउंड तिवारी जी, कठिन क्यों? विभाग भाई, इसके लिए विभाग गठित है। सरकारी जो पेंशन ले रहे हैं, जो सरकारी जो तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है, जो सरकारी तनख्वाह सुन दीजिए तिवारी जी, जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, जनता की जेब से पैसा जा रहा है और इनको वहां पर तैनात किस लिए किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए। और आप कह रहे हैं छोटी मोटी घटना, इतनी बड़ी आगजनी हो रहा है, आप कह रहे हैं छोटी मोटी घटना। देखिए छोटी मोटी घटना मतलब शुरुआत छोटी मोटी थी, ये गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अब जाके जो कार्रवाइयां सामने आई है मैं उसकी निंदा करता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। निंदा करते हैं, हम कहते हैं दोनों हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को शांति व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके लिए एक तरफ पत्थरबाजी, ये तो यही हो रहा है ना, मस्जिद से पत्थरबाजी कैसे हो गई भाई? भाई ये गलत है। मैंने कहा कि गलत है, लेकिन मेरा ये कहना है, एक निवेदन है इस संदर्भ में मेरा, कि तोरण द्वार बन रहा था, तोरण द्वार बन रहा था, तोरण द्वार बनता वो क्या उसको बोलते हैं, वो परमानेंट तो था नहीं, वो तो क्षण मात्र में 1 दिन 2 दिन के लिए बनता और फिर खत्म हो जाता। तिल को तार बनाना, मेरा निवेदन है दोनों पक्षों से कि तिल को तार नहीं बनाया जाए। अगर वो तोरण द्वार बन रहा था तो इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी। और मेरा निवेदन है, जो तोरण द्वार बनाया जा रहा था
मुझे वहां का, देखिए नेट यहाँ का बंद है, सारी स्थिति से हम अवगत भी नहीं है। मैं बहुत करीब हूँ उस घटना जहाँ घटी है, लेकिन फिर भी आप अवगत नहीं है घटना से। देखिए पूरी मतलब नहीं है चीजों से। हम तो बहुत अच्छी बात कही है। आप घटना के करीब भी हैं उस प्लेस से और आपको घटना की जानकारी नहीं। ऐसे ही बयानबाजी मुख्यमंत्री साहब भी दे देते हैं, कुछ उनसे पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं कि उनकी पूरी जानकारी नहीं है। यानी राज्य आग में सुलग रहा है, झुलस रहा है, झुलसने दीजिए, सुलगने दीजिए, लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए। आप लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास सुरक्षा कर्मी है, आप लोगों के पास एसपीजी है। इस वजह से आप लोगों को आम जनमानस की कोई परवाह है नहीं। क्यों बुलाते हैं जब नहीं सुनना है तो? नहीं सुनना है तो यही लगा तिवारी जी, असल बात यही है, क्योंकि आप लोगों के पास जो है सुरक्षा व्यवस्था है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो 4 पुलिस वाले उधर, 4 पुलिस वाले उधर। आपके बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो एक गाड़ी आगे पुलिस फोर्स की, एक गाड़ी पीछे लगेगी। लेकिन आम जनता क्या लेकर के चलेगी भाई? वो तो निहत्था चलता है, उसके पास तो कोई एक पुलिसकर्मी क्या, बगल में उसका दोस्त भी नहीं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। कोई लेके जाएगा क्या कि भैया चलिए हम चल रहे हैं, हमारा काम है, आप भी हमारे साथ चलिए, ताकि कोई ऐसी स्थिति बनी तो सुरक्षा कवच के रूप में आप हम खड़े रहिए वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए तिवारी जी। राज्य झुलस रहा है और ये छोटी घटना नहीं है, आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। आपको भी सरकार से ये आग्रह करना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और समय के अभाव के चलते यहीं पर चर्चा को विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जो पलामू की घटना घटी बहुत निंदनीय है और ऐसी घटना पर जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, जबकि वो जगह से करीब है। मुझे लगता है कि सरकार में शामिल कांग्रेस को, जेएमएम को, सभी लोगों को इस बात की जानकारी होनी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इन लोगों को खुद बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए और सरकार से अपील करनी चाहिए कि कोई ठोस कार्रवाई हो। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।